गुड मॉर्निंग बच्चों, विद्यान स्टडी हाउस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम बादल कुमार है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। साथ में 11th और 12th के बच्चों को बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, हम लोग जेनेटिक्स यूनिट को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को देख लिया था। आज हम शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को आगे समझते हैं कि नाम कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनहेरिटेंस के बारे में तो हम लोग को पता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था कि अगर कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी देख लिया था लास्ट क्लास में कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में देख लिया था कि क्रोमोसोम के कारण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, लेकिन बेटा आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब यह है कि क्रोमोसोम के कारण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में तो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रही है, ये तो पता है, लेकिन क्रोमोसोम में भी कुछ मॉलिक्यूलर लेवल की कुछ चीजें पाई जाती है क्रोमोसोम में भी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली जो हम आज मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम लोग जनरली डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, अभी एक क्लास में तो मुझे नहीं लगता कि पूरा मैं कर पाऊंगा, लेकिन दो क्लास में मेरी कोशिश रहेगी कि इसको खत्म कर दे। ठीक है, तो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पहला आगे इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहा हूं, आपको पता ही है कि पहला लिखा हुआ है कि डीएनए का जो फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का जो फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एनसीईआरटी लिखता है कि दोनों न्यूक्लिक एसिड है, दोनों न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा ऐड कर देता हूं कि ये दोनों बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है जो ऑर्गेनिक, ठीक है, ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, ऑर्गेनिक होते हैं। चलिए, उसके बाद एनसीईआरटी क्या लिखता है बेटा कि डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक्स मटेरियल। ठीक है, क्यों एक्ट है, मैं आगे सब धीरे धीरे सारा एक्सप्लेन होगा। तो डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक्स मटेरियल, डीएनए एक जेनेटिक्स मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है। और एनसीईआरटी लिखता है कि आरएनए आल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक्स मटेरियल, आरएनए आल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक्स मटेरियल इन सम वायरसेस। तो वायरस कौन कौन से वायरस में हो सकता है? रेट्रोवायरस। ठीक है, जिसमें एचआईवी वगैरह में जो आरएनए है वो जेनेटिक्स मटेरियल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और सभी जगह ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म में, ऑलमोस्ट मैं कर रहा हूं, पूरे में नहीं कर रहा हूं, डीएनए एक्ट एज जेनेटिक्स मटेरियल, लेकिन कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक्स मटेरियल के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, चलिए अब फंक्शन ऑफ आरएनए की बात करें बेटा, तो इसका काम है मैसेंजर, एमआरएनए, एडेप्टर के रूप में काम है, स्ट्रक्चरल के रूप में काम है, कैटलिस्ट के भी रूप में ये काम करता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। इस चैप्टर के जो फर्स्ट टॉपिक है डीएनए, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए। ठीक है, डीएनए, ठीक है, डीएनए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म, ठीक है, दोबारा नीचे लिख दूं क्या? चलो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, it is act as genetic material, it is act as genetics material, it is act as a genetics material। ठीक है, अब हम, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं कि it is long polymer of deoxy राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी। तो ये देखो बेटा, ये लाइन बहुत ध्यान देना कि इट इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इट इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको फिर से मिटाते हैं और फिर से हम लिखते हैं। ठीक है, तो बेटा अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डीएनए। ठीक है, डीएनए के बारे में भी 2-3 चीज देख लेते हैं। मैं फिर से लिख दिया हूँ कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये एक जेनेटिक्स एक्ट एज जेनेटिक्स मटेरियल act as genetics material. DNA is long polymer chain of deoxyribonucleotide. ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम आगे आते हैं। द लेंथ ऑफ डीएनए इज, अब देखो डीएनए की लेंथ हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से डिफाइन करेंगे कि उसमें टोटल नंबर ऑफ, ये सारे एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने प्रेजेंट है, या फिर और बेस पेयर से। ठीक है, उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है या फिर टोटल कितने बेस पेयर है, इससे हम लेंथ ऑफ डीएनए हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एनसीईआरटी कुछ डाटा दिया है, ये सिर्फ आपको याद करना है। ठीक है, एनसीईआरटी कह रहा है कि अगर हम लेंथ की बात करें डीएनए के, तो अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें तो उसमें 5386 मतलब 5386 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, अगर हम बैक्टीरियोफेज लैम्पेडा की बात करें तो इसमें 48,502 टोटल बेस पेयर प्रेजेंट हो। अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि चाहे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो या फिर बेस पेयर हो। ठीक है, तो ये जो 5386 जो है वो न्यूक्लियोटाइड का नंबर है, लेकिन ये जो 48,000 है, 48,502 है, वो बेस पेयर का नंबर है। ठीक है, वो बेस पेयर का नंबर है। ठीक, चलिए अगर हम इकोलाई की बात करें बेटा तो 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर, ये सिर्फ नाम याद करने, ये आपको याद करने वाली चीज है। इकोलाई में अगर डीएनए की लेंथ की बात करें, मतलब कि उसमें न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर की बात, इसमें देखो बेस पेयर के बारे में बात कर रहा है, तो इकोलाई में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं डीएनए के, 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बात करें, हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, तो उसमें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि हेप्लॉइड कंटेंट। अब हेप्लॉइड कंटेंट का मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब बेटा जी हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात हो रहा है। ठीक बेटा जी, क्रोमोसोम के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हैप्लॉइड कंटेंट के बारे में जो बात कर रहा है ना, वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बातें कर रहा है। ठीक है, तो जो ह्यूमन के अगर डीएनए की बात करें तो उसमें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे बेटा बैक्टीरियोफेज का मतलब आप क्या समझते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का मतलब ये होता है बेटा, कि वायरस which eat bacteria is called bacteriophage। ठीक है, वायरस which eat bacteria is called bacteriophage, ठीक है, तो मतलब बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या समझे बेटा कि वायरस विच ईट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये था डीएनए के बारे में, जो कि इसकी फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जेनेटिक्स मटेरियल के रूप में एक्ट करता है। ये लॉन्ग पॉलीमर चेन है किसकी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, इसकी लेंथ हम कैसे पता लगाते हैं, डीएनए की लेंथ हम कैसे पता लगाते, न्यूक्लियोटाइड या फिर उसके बेस पेयर से पता लगाते हैं। ये कुछ डाटा था जो एनसीईआरटी दिया, वो आपको याद करना है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी मेन, अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो बेटा अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए, तो एनसीईआरटी लिखता है कि देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट कंपोनेंट इज नाइट्रोजन बेस, सेकंड इज पेंटोज शुगर एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अगर हम बेटा नाइट्रोजन बेस की बात करें बेटा, तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, प्यूरिन एंड पायरामिडिन। ठीक है,
अगर हम सिर्फ अभी नाइट्रोजन बेस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा बहुत ज्यादा कंटेंट है। तो अगर हम नाइट्रोजन बेस की बात करें बेटा, तो प्यूरिन और पायरिमिडीन, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो प्यूरिन है बेटा वो डबल रिंग का होता है, डबल रिंग का होता है, डबल रिंग का होता है। और जो पायरिमिडीन है बेटा वो सिंगल रिंग का होता है, सिंगल रिंग का होता है, सिंगल रिंग का होता है, ठीक है, सिंगल रिंग का होता है, ठीक है। अब ये दिख रहा होगा ना ऊपर, नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा और नीचे करने के लिए। और जो प्यूरिन है बेटा वो 9 मेंबर रिंग का होता है, 9 मेंबर रिंग का होता है, 9 मेंबर रिंग का होता है, ठीक है, 9 मेंबर रिंग का होता है। और जो पायरिमिडीन है वो 6 मेंबर रिंग का होता है, ठीक है, 6 मेंबर रिंग का होता है, ठीक है, 6 मेंबर रिंग का होता है। तभी हमने क्या लिखा कि जो प्यूरिन है वो डबल रिंग का होता है, उसका स्ट्रक्चर अभी मैं बनाऊंगा, ठीक है। और जो पायरिमिडीन होता है वो सिंगल रिंग का उसका स्ट्रक्चर होता है। एक है जो 9 मेंबर रिंग का होता है, एक है जो 6 मेंबर रिंग का होता है, ठीक है। चलिए अब हम यहां नीचे आते हैं और दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो पहला मैं बना रहा हूं प्यूरिन और दूसरा मैं बनाऊंगा पायरिमिडीन, ठीक है। पायरिमिडीन, ठीक है। चलिए बेटा अभी हम लोग क्या लिखा कि ये डबल रिंग का होता है और 9 मेंबर रिंग का होता है, ठीक है। तो ये डबल जो रिंग का होता है वो हम रिंग बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये डबल रिंग का हो गया, ठीक है। और ये सिंगल रिंग का होता है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये सिंगल रिंग का हो गया, ठीक है। तो ये डबल रिंग, ठीक है, 9 मेंबर का है और ये सिंगल रिंग का है, ठीक है, सिंगल रिंग का है, ठीक है। चलिए बेटा अब ये हो गया, ठीक। अब हम आते बेटा कि इसमें जो नाइट्रोजन है वो कहां कहां सिचुएटेड होगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें बेटा, ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं बता रहा हूं कि ये दोनों में जो नाइट्रोजन है वो ऑड नंबर पे सिचुएटेड होगा। किस पे सिचुएटेड होगा? ऑड नंबर पर, ठीक है, ऑड नंबर पर नाइट्रोजन है जो सिचुएटेड होगा, ठीक है, ऑड नंबर पर नाइट्रोजन सिचुएटेड होगा, ठीक है। अब चल इसमें टोटल 9 है, 9 मेंबर रिंग है, तो इसका ऑड नंबर निकालो, ठीक है। तो इसका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑड नंबर निकालो, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इतना तो हम लोगों ने देख लिया। चलिए इतना तो हम लोगों ने देख लिया। अब बेटा अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि जो नाइट्रोजन है वो ऑड नंबर पे तो होगा, लेकिन आप यहां पे बहुत ये ध्यान देना कि जो फिफ्थ नंबर को छोड़ाकर बाकी सभी ऑड नंबर पे होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान में डालना कि ऑड नंबर पे होगा, ठीक है, जितने भी ऑड नंबर उस पे होगा। लेकिन बट यहां पे जो 5 नंबर की जो ऑड नंबर है इसको छोड़ाकर, 5 नंबर की छोड़ाकर सभी जगह पे होगा। मतलब अगर 5 को हटा दे बेटा तो 1, 3, 7 और 9, ठीक है बेटा जी। 1 नंबर पे होगा, 3 नंबर पे होगा, 7 नंबर पे होगा, 9 नंबर पे क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। क्या होगा बेटा? नाइट्रोजन होगा, ठीक है। नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजन होगा, ठीक है। अब हम आते हैं पायरिमिडीन में, ठीक है। इसमें मैं क्या बोला कि इसमें भी ऑड नंबर पे होगा, 1, 3, इसका ऑड अब 6 मेंबर का है तो 1, 3, 5, 3 ही ऑड निकलेगा। तो 1 नंबर पे होगा और 3 नंबर पे होगा, 1 नंबर पे होगा और 3 नंबर पे होगा।
5 इसमें भी ऑड पे नहीं रहेगा, 5 इसमें भी ऑड पे नहीं रहेगा। तो हमें क्या समझ में आया बेटा, सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर बने इसमें क्या समझने वाली चीज है, इसमें ये है कि प्यूरीन डबल रिंग की होती है, पायरामिडिन सिंगल रिंग की होती है। ये कंप्लीट हो गया। ये 9 मेंबर होती है, 6 मेंबर होती है, ये कंप्लीट हो गया। जो प्यूरीन में जो नाइट्रोजन है वो ऑड नंबर पे पाया जाएगा और पायरामिडिन में भी जो नाइट्रोजन वो ऑड नंबर पे पाया जाएगा, लेकिन ऑड में 5 नंबर के छुड़ा के बाकी सारे ऑड नंबर पे पाया जाएगा। तो अगर 9 मेंबर रिंग में देखें तो 5 नंबर के छुड़ा के एक नंबर ऑड होता है, 3 होता है, 7 होता है और 9 होता है। तो 1 नंबर पे पाया जाएगा, 3 पे पाया जाएगा, 7 पे पाया जाएगा, 9 पे पाया जाएगा। चलो यहां तक हो गया सर। पायरामिडिन की बात करें तो 5 नंबर वहां भी छुड़ा के 1 पे पाया जाएगा, 3 पे पाया जाएगा। चलिए तो सर हमने प्यूरिन का स्ट्रक्चर देख लिया, पायरामिडिन का स्ट्रक्चर देख लिया, नाइट्रोजन कहां कहां प्रेजेंट होता है वो हमने देख लिया। चलिए अब बेटा अगर हम प्यूरिन की बात करें बेटा तो इसमें एडेनिन और गुआनिन आता है, ठीक है। तो चलो यहां पे लिख देते हैं एडेनिन और एडेनिन गुआनिन आता है। और अगर पायरिमिडिन की बात करें बेटा, पायरिमिडिन की बात करें बेटा तो साइटोसिन यूरासिल और थाइमिन आता है बेटा, ठीक है। ये सब क्या है बेटा, ये सब नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। तो एडेनिन गुआनिन किस में आता है, प्यूरिन में आता है, और साइटोसिन यूरासिल और थाइमिन ये किस में आता है, पायरिमिडिन में आता है। चलिए बेटा ठीक है। आपको पता नहीं यूरासिल कहां पे, आरएनए में यूरासिल यूज होता है और डीएनए में थाइमिन यूज होता है। चलिए ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, नाइट्रोजन बेस के बारे में देखा। नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन को देखा, पायरिमिडिन को देखा, दोनों का स्ट्रक्चर देखा, दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो मैंने देखा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा अब हम देखते हैं जो न्यूक्लियोटाइड की जो फर्स्ट कंपोनेंट था नाइट्रोजन बेस वो हम लोगों ने देख लिया था। अब हम देखते हैं पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर बेटा तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी लिखता है कि 2 टाइप के शुगर होते हैं, एक राइबोज शुगर होते हैं, एक डी ऑक्सी राइबोज शुगर होते हैं। मतलब बेटा आरएनए का एक होता है और एक डीएनए का होता है, ठीक है। चलो ये एनसीईआरटी लिखता है, ठीक है। अब हम पेंटोज शुगर, अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो पेंटोज शुगर का मतलब है बेटा कि 5 कार्बन, ठीक है। अब देखो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ठीक है पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर क्या होती है उसको हम बनाते हैं, ठीक है। पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसको बनाते हैं, ठीक है। तो अब कार्बन गिनते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। अब 5वां कार्बन कहाँ है वो भी हम लिखता हूं, ठीक है। तो हर कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप। और यहां पे जो पेंटोज शुगर में जो का जो स्ट्रक्चर है यहां पे CH3OH। तो जो अभी एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, समझ रहे, ये 5 कार्बन, ठीक है, ये 5 कार्बन, ये 5 कार्बन, ठीक। तो ये जो ये है ये 5 कार्बन, ठीक है, ये 5 कार्बन हो गया, ठीक, ठीक है, ये 5 कार्बन, ठीक। चलिए तो ये जो अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया पेंटोज शुगर का, ठीक है। तो जनरली ये राइबोज शुगर का एग्जांपल, पेंटोज में राइबोज है, डीऑक्सी, तो ये राइबोज शुगर का एग्जांपल है, ठीक है। राइबोज शुगर का एग्जांपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए तो इसमें ध्यान देने वाले क्या बात है बेटा कि पेंटोज शुगर में 5 कार्बन होगा, तो 1 कार्बन हो गया, 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया और 5 कार्बन हो गया,
है, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, ये 5 कार्बन हो गया सर, ठीक है सर। अब हम आगे आते हैं बेटा, इसमें और क्या समझना उसको देखते हैं, ठीक है। कि जो हर कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा और एक हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा। किसमें? राइबोज में। किसमें? राइबोज में। किसमें? राइबोज में। एकदम ध्यान दीजिएगा, लाइन से भटकना नहीं है। हर कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा और एक हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, मतलब किसमें? राइबोज में, ठीक है, राइबोज, ठीक है। तो ये हर कार्बन पे हम बैठा दिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं बेटा। अब हम, ये तो राइबोज का है, हम डीऑक्सी का भी बनाते हैं। तो डीऑक्सी का इधर, यहां पे मैं उसका फास्फोट का इधर कर दूंगा, इधर ही बना लेता हूं, ठीक है। चलो, तो अगर हम डीऑक्सी राइबोज की बात करें, मतलब डीएनए की बात करें, उसके स्ट्रक्चर क्या है बेटा? तो उसके स्ट्रक्चर एक, देखो ये भी पेंटेज शुगर है, तो इसमें भी कार्बन 5 होंगे, ठीक है। चल ठीक है, इसमें भी कार्बन 5 होंगे, तो इसमें भी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। और ये जो ये है सेम 5 कार्बन, ठीक है। अब हम इसमें जो पेंटोज जो है, जो कार्बन है पेंटोज शुगर, उसमें हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हो गया हाइड्रोजन ग्रुप, ये हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हो गया हाइड्रोजन ग्रुप, ये हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आप कहोगे सर ये आपने क्या लिख दिया? यही तो ट्विस्ट है बेटा, यही तो ट्विस्ट है यहाँ पे। अभी मैं ट्विस्ट को खत्म करता हूं, ठीक है। फिर ये हो गया हाइड्रोजन ग्रुप, ये हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हो गया हाइड्रोजन ग्रुप, ये हो गया CH2OH, CH2OH, ठीक है, CH2OH, CH2OH, ठीक है, CH2 होगा बेटा, CH2OH, ठीक है। चल, तो अब देखो, अभी मैं कौन सी ट्विस्ट के बारे में बात कर रहा था वो, ठीक है। देखो, राइबोज शुगर से डीऑक्सी राइबोज शुगर, मतलब जो आरएनए में जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होते हैं, उससे जो डीएनए में जो प्रेजेंट होने वाली जो पेंटोज शुगर है, ठीक है, वो कैसे अलग है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। वो कैसे अलग है उसके बारे में देखते हैं, ठीक। तो अगर हम डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोज की बात करें, डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात करें, तो जो, अब देखो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, ठीक है, इसमें भी 5 थे। अंतर ये है बेटा कि जो 2 नंबर पे जो कार्बन है, जो 2 नंबर पे जो कार्बन है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। टेक्निकली अगर इसको देखा जाए तो 2 नंबर पे हाइड्रोजन ग्रुप होनी चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 2 नंबर पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप ही होते। क्यों? क्योंकि इससे और इसमें से ऑक्सीजन डिलीट हो जाता है। 2 नंबर वाले कार्बन से ऑक्सीजन डिलीट हो जाता है, 2 नंबर कार्बन से ऑक्सीजन हट जाता है, जिसके वजह से इसकी जो नेचर है वो डीऑक्सी राइबोज की नेचर की आ जाती है। डीऑक्सी राइबोज की नेचर की आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि 2 नंबर कार्बन पे से हाइड्रोक्सिल ग्रुप हट जाता है, ऑक्सीजन डिलीट हो जाता है, बचता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बचता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बचता है। इसके कारण इसको डीऑक्सी राइबोज कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज कहते हैं, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज कहते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बेटा कि इसमें और इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है, ठीक है। ये आरएनए का है पेंटोज शुगर और ये डीएनए का है पेंटोज शुगर, ठीक बेटा, ये डीएनए का है पेंटोज शुगर, ठीक। तो मुझे ये बताओ कि इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है? कहोगे सर ये भी पेंटोज, ये भी 5 कार्बन का है, ये भी 5 कार्बन का है, इसमें भी हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी है। सर इसमें सिर्फ अंतर ये है कि जो 2 नंबर का जो कार्बन है उस पे से हाइड्रोक्सिल ग्रुप हट जाता है और मतलब ऑक्सीजन डिलीट हो जाता है और सिर्फ बचता है क्या? हाइड्रोजन बचता है। क्या बचता है? हाइड्रोजन बचता है। और जो ऑक्सीजन को डिलीट होना ही इसको डीऑक्सी राइबोज बनाता है। हाइड्रोजन को डिलीट होना ही, हाइड्रोजन को हटना ही इसको डीऑक्सी राइबोज बनाता है, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आरएनए जो राइबोज शुगर है उसकी स्ट्रक्चर, ये है डीएनए
डीऑक्सीराइबोस शुगर, उसके स्ट्रक्चर। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं बेटा फॉस्फेट ग्रुप क्या है। ठीक है बेटा, ऐसा था अभी कि मैं यहां तक बना लिया था, फॉस्फेट भी पूरा लिख दिया था, और मैं कैमरा के जब सारा चीज करने के बाद बंद करने गया तो देखा कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, मेमोरी फुल हो गया था, जो SD कार्ड फुल हो गया था। फिर मैं इंटरनल में अभी जाके वो क्या कहते हैं डायरेक्शन को मैं चेंज किया हूँ, अब इंटरनल में किया हूँ, तो उसके बाद अब फिर से वो कर रहा हूँ, तो फिर मैं पूरा मिटाया हूँ, फिर यहाँ से फिर से लेकर चल रहा हूँ। हाँ तो बेटा अब आगे आते हैं और देखते हैं तीसरा जो कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है बेटा। अगर हम फॉस्फेट ग्रुप की बात करें, तो PO3 माइनस मतलब बेटा ये है कि जिस नाइट्रोजन बेस पे PO3 माइनस प्रेजेंट होगा वो फॉस्फेट ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, मतलब बेटा कि ड्यू टू जिस नाइट्रोजन बेस पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो तो फॉस्फेट ग्रुप कहलाएगा ही, लेकिन ड्यू टू PO3 माइनस the nature of DNA is negative. The nature of DNA is negative charge. ठीक है बेटा, जो फॉस्फेट ग्रुप का में बस यही जानना है कि अगर कोई भी नाइट्रोजन बेस पे PO3 रहेगा वो फॉस्फेट ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, और यही PO3 माइनस के वजह से जो डीएनए पोसेस नेगेटिव चार्ज, मतलब डीएनए नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। ठीक है, तो यहां से एक और क्वेश्चन बन गया कि डीएनए नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिवली इन नेचर होता है, तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज इन नेचर, नेगेटिवली चार्ज इन नेचर। ठीक है, किसके कारण? PO3 माइनस के कारण, तो फॉस्फेट ग्रुप के कारण। ठीक है, चलिए बेटा, अब मैं यहां पे कुछ आपको प्रश्न कर रहा हूं, उसका जवाब देना। ठीक है, ये जो अगर हम जनरली बात करें, ठीक है, पेंटोज शुगर की, तो ये सिस फॉर्म में है या फिर ट्रांस फॉर्म में है? पहला प्रश्न कि ये सिस में है या ट्रांस में है। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है बेटा कि जो आरएनए का जो पेंटोज शुगर है इसमें कौन से राइबोस शुगर पाए जाते हैं। ठीक है, जो आरएनए का जो राइबोस शुगर है, मतलब जो पेंटोज शुगर जो आरएनए का जो है उसमें कौन से राइबोस शुगर पाए जाते हैं? राइबोस शुगर कौन से पाए जाते हैं? ठीक है, इसका भी जवाब दो आप, इसका भी जवाब दो आप। ठीक है, आप सोचो, मैं 1 मिनट में पानी लेकर आ रहा हूं। चलो, तो जवाब मिला। तो बेटा तो अब ये है बेटा, जो सबसे पहले तो ये सिस फॉर्म है या फिर ट्रांस फॉर्म? तो बेटा ये सिस फॉर्म है, ठीक है, ये सिस फॉर्म है। ठीक है, पहला आंसर ये सिस फॉर्म है। ठीक है, पेंटोज शुगर सिस फॉर्म है। दूसरा बेटा कि जो राइबोसोम में, ठीक है, राइबोसोम कहते हैं यार, सॉरी, जो पेंटोज शुगर जो आरएनए का जो राइबोस शुगर है उसमें बीटा राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है, उसमें बीटा राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा मिटा के अच्छा से लिख देता हूं। ठीक है, बीटा राइबोस शुगर प्रेजेंट इन आरएनए। मतलब अगर कोई पूछा बेटा आपसे कि आरएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, तो बीटा राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है सर, बीटा राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है सर।
बीटा राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए बेटा ये सिस फॉर्म में होता है, आरएनए में बीटा राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनसीईआरटी लिखता है बेटा कि नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, ठीक है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। तो ये क्या लिख रहा है बेटा कि नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू NuClOSIDE न्यूक्लियोसाइड, इज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये एनसीईआरटी लिखता है कि नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, चलिए बेटा तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि 3 कंपोनेंट था, तीनों कंपोनेंट हम लोगों ने देखा। पहला हम लोगों ने देखा नाइट्रोजन बेस, ठीक है, प्यूरिन पैरामिडिन। अभी और उसमें कुछ और चीज ऐड करनी है, मैं ऐड कर रहा हूँ, इसके आगे कर रहा हूँ ऐड। ठीक है, उस वक्त बोर्ड थोड़ी सी छोटी थी इसलिए। पेंटोज शुगर हम लोगों ने देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, 5 कार्बन के स्ट्रक्चर होते हैं। हम लोगों ने प्यूरिन पैरामिडिन का भी स्ट्रक्चर देख लिया, डबल रिंग का, सिंगल रिंग का। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फास्फेट ग्रुप भी देख लिया। फास्फेट ग्रुप PO3 माइनस अगर कैरी कर रहा है, ठीक है, तो वो है, और PO3 माइनस की वजह से ही डीएनए की जो डीएनए निगेटिव चार्ज को कैरी करता है। ठीक है, चलो, और नाइट्रोजन बेस और शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब हम मिटाते हैं और इसके अंदर कुछ कंटेंट है वो हम डालते हैं। ठीक है, प्यूरिन जैसे में कि प्यूरिन पैरामिडिन में जो वो कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, फिर आरएनए में कौन सा प्रेजेंट होता है, डीएनए में कौन सा प्रेजेंट होता है, तो सब हम देखते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी का कुछ और पॉइंट है उसको कवर करते हैं। एनसीईआरटी लिखता है कि जो नाइट्रोजनस बेस बीच में जो बॉन्ड होती है, जो लिंकेज होती है, उसको एन ग्लूकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, और यही एन ग्लूकोसिडिक लिंकेज है वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो बेस है और शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ठीक है, बेस प्लस शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। और बेटा, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड प्लस PO3 माइनस, मतलब फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। तो शुरू हो गया। तो डॉग्स, जब भी मैं कोई भी ऐसा मेरा वीडियो नहीं जिसमें इसकी आवाज नहीं, वो अपनी प्रेजेंट लगाता है, क्या मैं तुम जग रहे हो तो मैं भी जग रहा हूँ। उफ, दिस इज टू मच डिस्गस्टिंग। चलो ठीक है, हाँ, तो बेस एंड शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप आगे जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, चलो बेटा अब हम वापस यहाँ पे आते हैं। वो कौन से लिंकेज से जुड़ा रहता है? एन ग्लूकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। ठीक है, चलो, यही न्यूक्लियोसाइड बनाता है। ठीक है, चलो, अब बेटा कि आप लोग या हम सब बच्चे जानते हैं, उनको उनके वो वाली चीजें हम करने जा रहे हैं कि अभी हम लोगों ने देखा नाइट्रोजन बेस, तो कौन सी नाइट्रोजन बेस किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है या फिर आरएनए में प्रेजेंट होता है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलो, तो एडेनिन किस में प्रेजेंट होता है बेटा? सर, डीएनए में प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है। चलो, ग्वानिन किस में प्रेजेंट होता है बेटा? सर, ये भी डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइटोसिन, सर ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है। और थायमिन, सर ये तो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये जितने भी हम यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लिखे हैं वो सारा बेस किसमें प्रेजेंट होता है बेटा? किसमें प्रेजेंट होता है? डीएनए में प्रेजेंट होता है। और ये इधर वाला है आरएनए में का पहचानने का सिंपल तरीका है कि थायमिन के जगह पे यूरासिल आकर जुड़ जाता है, वो आरएनए कहलाता है। ठीक है, समझ गए? थायमिन के जगह पे यूरासिल आकर जुड़ जाता है। ठीक है,
तो अगर डीएनए में बेस पेयर की बात करें तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में अगर बेस पेयर की बात करें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। क्या? यूरासिल। ठीक है, चलिए, तो ये आरएनए का बेस पेयर है, ये डीएनए का बेस पेयर है, ये बेस पेयर। चलो ठीक है, नीचे में क्या बोला कि बेस प्लस सुगर इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। चलो बेटा, अब हम इधर आते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने 1 मिनट पहले क्या बोला था कि एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ रहता है और वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है मतलब बेस प्लस शुगर। वो हम जब इमेज स्ट्रक्चर बनाए थे तो वो जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोसाइड कुछ अब एनसीईआरटी लिख रहा है कि जो अब कौन कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनाता है वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी लिखता है कि कुछ न्यूक्लियोसाइड आरएनए का न्यूक्लियोसाइड बनाता है, कुछ डीएनए। कैसे है वो देखते हैं। एडिनोसाइन, ग्यूनोसाइन, साइटिडीन, यूरिडीन। ठीक है, ये हो गया आरएनए न्यूक्लियोसाइड बनाया, आरएनए का पार्ट का। डीएनए का सब डिऑक्सी एडिनोसाइन, एडिनोसाइन के पहले डिऑक्सी लग गया, मतलब ये डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है। डिऑक्सी ग्यूनोसाइन मतलब ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी न्यूक्लियोसाइड है। फिर डिऑक्सी साइटिडीन मतलब ये डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है और डिऑक्सी थाइमिडीन। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। कौन कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनाता है? एडिनोसाइन, ग्यूनोसाइन, साइटिडीन और यूरिडीन। ठीक है, और अगर डीएनए की बात करें तो डिऑक्सी एडिनोसाइन, डिऑक्सी ग्यूनोसाइन, डिऑक्सी साइटिडीन, डिऑक्सी थाइमिडीन। ठीक है, तो कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड बनाता है वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि एन ग्लिसरिडिक बॉन्ड मतलब लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, अब हम उसको एक पूरी स्ट्रक्चर के साथ समझते हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि कहां कहां कौन सा लिंकेज पाया जाता है। ठीक, चलो, तो अभी हम लोगों ने क्या बात किया था कि बेस प्लस न्यूक्लियो, बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां पे लिखा हूं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है? बताओ, क्या ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है? 4 बजे मॉर्निंग हो चुका है, देखो वो भूख रहा है, भूखने तो मुझे क्या। तो नहीं, ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि इसका न्यूक्लियोसाइड का है। ठीक है, अब हम इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझते हैं कि जब हमको तो पता है कि ये किसका एग्जाम्पल, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड का। ठीक है, जब बेस अभी मैं प्यूरिन को लिया हूं, एक प्यूरिन को उठाया, जब बेस शुगर के साथ अटैच होता है तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है, और जिस लिंकेज के साथ अटैच होता है उसको हम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। सर ये आपने क्या बता दिया, मजा आया सर, अब समझ में आया। इसके पहले तक तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, आप थ्योरी में बतला रहे थे, अब समझ में आया कि जिस लिंकेज के साथ बेटा जी बेस और शुगर अटैच होता है, कनेक्ट होता है, उसको हम एन ग्लिसरिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, और फिर वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। ठीक है, लेकिन हमने तो न्यूक्लियोटाइड लिखा है, तो ये कैसे होगा? उसके बाद हमने क्या बोला था बेटा कि न्यूक्लियोसाइड प्लस PO3 माइनस मतलब फास्फोरेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बेटा जी, अब हमको इसमें मतलब ये तो टोटल न्यूक्लियोसाइड हो गया, अब हमको इसमें PO3 जोड़ना है। अब चैलेंज ये है बेटा कि हम PO3 कहां पे जोड़ेंगे, यहां जोड़ दें, यहां जोड़ दें, यहां जोड़ दें, कहां जोड़ दें? नहीं, हमेशा बेटा जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 5 नंबर कार्बन पे ही हमेशा जुड़ता है। कितने नंबर पे जुड़ता है?
हमेशा 5 नंबर कार्बन पे ही फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेटा जी, हम यहाँ पे PO3 माइनस जोड़ देंगे, हम यहाँ पे PO3 माइनस जोड़ देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे PO3 माइनस जोड़ देंगे, ठीक है, कि 5 नंबर मतलब ऑलवेज फॉस्फेट ग्रुप PO3 माइनस ग्रुप, ध्यान से देखिएगा बेटा, ऑलवेज कनेक्ट नहीं, अटैच विथ 5 नंबर कार्बन, ठीक है, 5 नंबर कार्बन, ठीक है। तो 5 नंबर कार्बन पे हम फास्फेट ग्रुप को अटैच कर दिए। और बेटा जी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये जो जिस लिंकेज के साथ ये अटैच हुआ है उसको हम फास्फो ईस्टर लिंकेज या बॉन्ड कहते हैं। फास्फो ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, कि जिस बॉन्ड के साथ 5 नंबर कार्बन पे आकर फास्फेट ग्रुप ऐड हुआ है उस बॉन्ड को फास्फो ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, उस बॉन्ड को फास्फो ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। यहां तक समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, चमक गया। मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड के बारे में जिक्र हुआ है, एक एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कुछ एक गाड़ी चलने की आवाज है तो थोड़ा सा मॉर्निंग हो गई है ना तो चीजें रीअरेंज हो रही है, माफी चाहता हूं इसके लिए। हाँ अब शुरू करें। हाँ तो यहाँ पे बेटा 2 लिंकेज हम लोगों ने देखा था। पहला लिंकेज देखा था एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो शुगर और बेस के बीच में होता है न्यूक्लियोसाइड के फॉर्मेशन के वक्त, ठीक है। लेकिन एक फास्फोईस्टर बॉन्ड में देख रहा हूं जो PO3 5 नंबर कार्बन पे PO3 माइनस 5 नंबर कार्बन पे जब जुड़ता है तो जो जिस बॉन्ड के साथ जुड़ता है उसको हम फास्फोईस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। और ये जो PO3 जुड़ा, अब ये टोटल क्या बन गया बेटा, न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है। यहां पे मैं लिख ही दिया हूं कि न्यूक्लियोसाइड, ये इतना न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, इतना न्यूक्लियोसाइड है। अब PO3 आकर जुड़ गया, अब ये बन गया न्यूक्लियोटाइड, तब ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है। फिर एक और बॉन्ड बनता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको अब हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी एक और बॉन्ड के बारे में लिखता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। वो कैसे बनता है उसको समझते हैं। तो मुझे उसको बनाने के लिए यहीं पे मिटाना पड़ेगा और इसी के साथ कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। तो अभी ये मिटा देता हूं, ठीक है, ये मिट गया। इसको तो आपको पता है, ये भी मिट गया। मैं लास्ट में वहां पे लिख दूंगा अगर आप लोगों की चाह हो तो, ठीक है। चल ये भी है कि PO3 ऑलवेज अटैच विथ 5 नंबर कार्बन। चलो ठीक है, ये इतना में हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोग बात किए थे, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड में एक फास्फोईस्टर बॉन्ड बनता है, एक एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब बात बेटा जी कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में बात, ठीक है। तो वो कैसे बनता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो एक और हम बेस लेते हैं, ठीक है, एक और बेस लेते हैं, ठीक है। प्यूरिन ले, चलो इसी फिर से प्यूरिन ले लेते हैं, ठीक है, फिर से प्यूरिन ले लेते हैं। फिर से प्यूरिन ले लेते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको फिर से अटैच कर देते हैं शुगर के साथ, इसको फिर से अटैच कर देते हैं शुगर के साथ, ठीक 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 बेटा जी। इसको फिर से अटैच कर देते हैं शुगर के साथ। अरे यार जल्दी के काम में हमेशा देरी होता है।
चलो शुगर के साथ अटैच कर दी, ठीक है। चलो शुगर के साथ अटैच कर दी, ठीक है। चलो अब मेन स्टोरी पे आते हैं कि हम ये बनाएं क्यों, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा CH3OH, ठीक है, CH3OH है, ठीक है, CH3OH है, ठीक है। और यहां पे फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ा, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ा, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ा, ठीक है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ा। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ा, तो ये कौन सी बॉन्ड हो गई, फास्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, फास्फो ईस्टर बॉन्ड। ये एन ग्लाइको लिंकेज, ठीक है, लिंकेज, ठीक है। चल तो अब ये हो गया, अब ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है बेटा, वो दो न्यूक्लियोटाइड या तीन न्यूक्लियोटाइड के बीच में एग्जिस्ट करता है। मतलब कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो रहा है तो वो कौन सी बॉन्ड से अटैच होगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होगा। कैसे होगा उसका नाम के ऊपर उसको बताता हूं, ठीक है। अब ये फास्फोईस्टर बॉन्ड हो गया। यहां पे आप नीचे लिखो कि when 5 नंबर कार्बन attach with 3 नंबर कार्बन formed फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब एक होगा सर ये क्या लिख दिए, जब 5 नंबर कार्बन, ठीक है, ये किसकी बात कर रही है, किसकी बात, ये शुगर की बात है, नॉट ये बेस, नो। अगर शुगर का 5 नंबर कार्बन अटैच होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 3 नंबर कार्बन के साथ, ठीक है। अगर पहले शुगर के 5 नंबर का कार्बन अटैच होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 3 नंबर कार्बन के साथ, तो जो बॉन्ड बनता है बेटा उसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं। अब देखो ये 5 नंबर कार्बन है, अभी हम लोगों ने देखा कि 5 नंबर कार्बन अटैच विथ 3 नंबर कार्बन। अगर ये 3 नंबर कार्बन है, ठीक है, अगर ये इसके साथ अटैच होता है, ठीक है, ये इसके साथ अटैच होता है, तो यही जो लिंकेज है वो फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहलाता है। ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज या बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाता है। मैं यहीं पे आपको लाना चाह रहा था, ठीक है। मतलब कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज होती है उस लिंकेज को फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो वो जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो ये बॉन्ड बनता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, वो कौन कौन से कार्बन के बीच में बनता है, तो वो 5 नंबर और 3 नंबर के कार्बन के बीच में बनता है, ठीक है बेटा जी। 5 नंबर और 3 नंबर के कार्बन के बीच में बनता है। इसको फास्फोडाइस्टर क्यों बोला गया, क्योंकि ये एक ईस्टर बॉन्ड यहाँ पे है, एक ईस्टर बॉन्ड ये क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, इसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है। हमेशा ये वाली पॉइंट और ये वाली लाइन याद रखना, ठीक है। अगर कोई फॉस्फेट ग्रुप 3 नंबर अगर कोई, बेटा इतना ही डॉग्स भौंक रहे हैं कि मेरा ध्यान उधर ही बार बार हमेशा रहता है। अगर कोई फॉस्फेट ग्रुप 5 नंबर कार्बन पे आकर जुड़ता है, ठीक है, तो वो फास्फोईस्टर बॉन्ड बनाता है। चलो शुगर और बेस के बीच के लिंकेज को एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं।
लेकिन अगर दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अगर जुड़ते हैं, तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है, किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। और वो बॉन्ड 5 नंबर कार्बन, वो बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड के 5 नंबर कार्बन, पहले न्यूक्लियोटाइड के 5 नंबर कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3 नंबर कार्बन के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो इसका 5 नंबर का कार्बन इसका 3 नंबर पे जाकर जुड़ रहा है, मतलब तो वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया फास्फोडाइस्टर लिंकेज बना रहा है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। डॉग्स बहुत भूख रहे हैं, अब इसके आगे मैं कंटिन्यू कर लूं तो आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डीएनए, उसका स्ट्रक्चर सारा उसके बारे में अभी शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं एग्जाम के पहले, नीट के एग्जाम के पहले, मैं 1-2 दिन पहले मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ, आने के लिए सोच रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में मैं अपने आप को कंपोज रखना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे फेयर और फेलियर से बचना है, वह कैसे जो एक्स्ट्रा प्रेशर से उसको इग्नोर करना है, उसको नेग्लेक्ट करना है। इन सब के बारे में मैं आऊँगा एक दिन, लाइव आऊँगा और सारी बातें करूँगा। उसकी सोच है मेरे दिमाग में। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट।